आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नीतीश सरकार के अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार प्रदान करने वाले वादे पे अमल में आने वाली चुनौतियों के साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी का युवाओं को सचेत करता संदेश। वहीं चलते चलते बाद यूपी के परिषदी टीचरों के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य किए जाने की। तो चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। बिहार में एनडीए सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादे यानी अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वादा एनडीए के घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसका लक्ष्य युवाओं को कौशल आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बहरहाल इस लक्ष्य में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार का दावा, अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि पहले के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसरों के लक्ष्य में अब तक कुल मिलाकर 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जा चुका है। के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया, तो एक तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है। लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए, उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए 10-10 विषय न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो बिहार सरकार ने युवाओं को कौशल आधारित रोजगार दिलाने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू की है, जिसमें 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण, नए विभाग बनाकर एमएसएमई और कौशल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और विमानन व मार्केटिंग जैसी पहलों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि युवाओं को आधुनिक कौशल सिखाकर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सके। हालांकि चुनावी वादों को प्रशासनिक फैसलों में बदलना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और बड़े पैमाने पर लक्ष्य हासिल करना एक जटिल प्रक्रिया है। 1 करोड़ नौकरी का वादा कितना कठिन, कितना आसान? देश के अन्य राज्यों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र का आधार बहुत कमजोर है। जब तक बड़े पैमाने पर नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे, तब तक निजी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करना मुश्किल होगा। बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्थिर, सुरक्षित और लाल फीताशाही से मुक्त व्यावसायिक माहौल की जरूरत होती है, जिस पर निरंतर काम करना होगा। कौशल प्रशिक्षण अक्सर बाजार की वास्तविक मांग के अनुरूप नहीं होता। युवा प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उस कौशल के लिए नौकरी नहीं मिल पाती। बाजार को जरूरत है। परंपरागत शिक्षा में तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिससे बिहार के श्रमिक आधुनिक औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए कम उपयोगी साबित होते हैं। क्या फिनटेक सिटी पूरा करेगी मंसूबे? लगनी चाहिए कि नहीं? बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए। फैक्ट्री लगा तो रोजगार मिलेगा और बहुत तरह के कंपनियां आएंगी, बहुत तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप देखिए रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है। तो सरकार का, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी का जो सोच है और उस रोड मैप पर उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है, काम आगे भी बढ़ रहा है। तो उसी में आए थे, हम उनके साथ थे। यहाँ उन्होंने विजिट किया और उत्साहित किया कि भाई इसको आप लोग प्रोजेक्ट चलाइए। जिला प्रशासन और कंपनी एक्ट के तहत
कंपनी एक्ट के तहत जिला प्रशासन के साथ यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो भी कह रहे थे। हम लोग सब जगह, दोनों जगह, आपका वो कोको कोला पेप्सी का है तो वो भी देखे हम लोग, अंदर से पूरे मशीनरी और जो सिस्टम है, जो उत्पादन हो रहा है, सारा चीज देखे। इसके बाद बेड़ा के पूरे भूमि को देखे, उधर भी आपका लग रहा है, तो बहुत खुश थे और ये इलाका विकसित। फिलहाल बिहार सरकार राज्य के युवाओं को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही है, ताकि वे न केवल राज्य में बल्कि देश विदेश में भी बेहतर रोजगार पा सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। सीएम नीतीश कुमार का फोकस उद्योग पर है, लिहाजा सरकार ने तय किया है कि बिहार में अब गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी बनेगी। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। इसमें आईटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड समेत 450 से अधिक कंपनियां यहां अपना दफ्तर खोलेंगी। इस सिटी में देश विदेश की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किसी कंपनी को दफ्तर लगाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। आपको बता दें कि राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को विस्तृत करने और हवाई यातायात को सुगम बनाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नया सिविल विमानन विभाग बनाया जा रहा है, जिसे पटना के फतुहा में 242 एकड़ में इसे विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण के लिए 408.8 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे इस इलाके का भी विकास होगा। इसे पटना और अन्य जिलों में भी जोड़ा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को यहाँ कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार में बनने जा रही यह फिनटेक सिटी गुरुग्राम और नोएडा की तरह होगी। यहाँ पर तमाम सुविधाएं होंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, बैंक, होटल समेत सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इसे एक आधुनिक नगर के रूप में बसाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भी बनाया जाएगा। उद्योग विभाग की अलग अलग टीम विकसित हो चुके ऐसे जगहों पर दौरा कर रहे हैं, ताकि वहां की एक एक बारीकियों को समझ सके। इस फिनटेक सिटी के बनने से बिहार में इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, MCA, बैंकिंग, फाइनेंस समेत अन्य कई कोर्स करने वाले छात्रों को आसानी से नौकरी मिलेगी। उन्हें बाहर राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने का मकसद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की सतत निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। साथ ही बिहार को एक वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन के लिए निरंतर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रतिभाशाली युवाओं व उद्यमियों को स्टार्टअप और नई व्यवस्था के रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए भी विस्तृत योजना पर कार्य किया जा रहा है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की सतत निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार के युवाओं का बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों में पलायन जारी है। यदि रोजगार सृजन की गति पलायन की दर से कम रही तो वादे को पूरा करना कठिन होगा। जाहिर तौर पर नीतीश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करके और एक समर्पित युवा रोजगार व कौशल विकास विभाग का गठन करके 1 करोड़ रोजगार नौकरी के वादे को पूरा करने की दिशा में अभी पहला ही कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इन नए विभागों, योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता से लागू किया जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रग और स्मार्टफोन युवाओं के लिए नशा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इनसे बचने की आवश्यकता है और अकादमिक संस्थाओं को इसे लेकर युवाओं को तैयार करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा के महत्व पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित महोत्सव की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खास तौर पर मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, ड्रग का नशा और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग। इन दोनों नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही भविष्य, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। को आगे बढ़ाने का हो, ये सभी कार्यक्रमों को लेकर के संचालित हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, यह अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता स्वरूप एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का भी एक माध्यम है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। ये दुविधा हमारे सामने हमेशा रही है, हर नागरिक के सामने आजादी के बाद रही है। हम में से हर व्यक्ति देश के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा तो अक्सर करते हुए सुनाई देती है, लेकिन समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों से विमुखता कहीं न कहीं समाज के लिए एक उसके पिछड़ने का भी कारण बनता है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, इसलिए अकादमिक संस्थानों को अलर्ट रहना होगा और युवाओं को इसके खिलाफ नई लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग आंख, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। युवाओं को इसका उपयोग समय निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि दुनिया एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए तकनीकी से दूरी नहीं बल्कि संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। तकनीकी से रोजगार कम नहीं होगा बल्कि इससे नए अवसर पैदा होंगे। एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी, नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। दूसरा, हमें इस बारे में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को बच पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं अपने आप को उससे अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा। वहीं कार्यक्रम को संस्थान की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ द्वारा गुरु भक्ति की भावना से हुई। उनके गुरु के सम्मान में स्थापित विद्यालय आज विशाल वटवृक्ष बनकर शिक्षा, तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में समाज को दिशा दे रहा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1950 के दशक में ही संस्थान ने महिला कॉलेज और तकनीकी संस्थान की स्थापना कर दी थी। सहयोगी ने कहा कि संस्थान की सभी गतिविधियां संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना का प्रतीक है। जीवन में सफलता वही पाता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। यदि हर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो अंधकार कभी भी नहीं सकता।
संस्थापक समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ और एमपीपीजी कॉलेज जंगल दूषण की पुस्तक जीवन मूल्य प्रमाण पत्र सहित पाठ्यक्रम का विमोचन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन संस्था ब्लाक्शो के प्रबंध निदेशक सौरभ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। यूपी के परिषदी टीचरों के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है और एक बार फिर से नियम लागू किया है। इससे पहले भी नियम लागू किए गए थे, लेकिन विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। के टीचरों के लिए ऑनलाइन हाजिरी उन्हें विचलित करने वाली है। दरअसल राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम से नया आदेश जारी किया है, जिसमें परिषदी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य किया गया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इससे पहले भी ऐसे ही आदेश का शिक्षकों ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था और एक समिति गठित करनी पड़ी थी। बहरहाल नए आदेश में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए स्कूल शुरू होने के बाद 1 घंटे की मोहलत दी गई है, लेकिन ये साफ है कि हाजिरी ऑनलाइन ही लगेगी। शासनादेश में कहा गया है कि इस 1 घंटे की अवधि के बाद डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्या है शिक्षकों की मांग? मांगे पूरी होने बिना इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति। ELCL की सुविधा, आधे दिन का अवकाश, मेडिकल की सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती, गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त रखने की मांग। आपको बता दें कि जिन स्कूलों में खराब नेटवर्क की समस्या है, वहां के लिए भी व्यवस्था साफ कर दी गई है। नेटवर्क की दिक्कत होने पर शिक्षक की उपस्थिति ऑफलाइन बोर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही नेटवर्क आएगा, ये ऑफलाइन रिकॉर्ड की गई हाजिरी ऑटोमेटिक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से लिंक हो जाएगी। स्कूलों के प्रधानाध्यापक ये प्रेजेंट अपडेट करेंगे। अगर प्रधानाध्यापक इस पर आपत्ति जताते हैं तो उनसे चार्ज लेकर किसी अन्य योग्य अध्यापक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 1.33 लाख परिषदी विद्यालयों में तैनात 4,50,000 शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। वहीं ये जानकारी सामने आई कि अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताए नोटिस जारी किए और बिना शिक्षिका पक्ष जाने शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी निर्देश में कहा कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए इसे शासन को अवगत कराएं। बता दें कि 2024 में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति बनाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय करने की बात कही गई। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया था। इसी क्रम में विभाग ने एक समिति का गठन किया। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक बेसिक शिक्षा और SCRT BSA लखनऊ और CBSE के पूर्व चेयरमैन शिक्षक शामिल थे। इन्हीं 6 नवंबर को हुई बैठक के तहत ये निर्देश जारी किए गए। शिक्षक नेताओं ने बिना शिक्षकों की मांग पूरे हुए इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति दर्ज कराई। इनमें शिक्षक नेताओं ने बिना शिक्षकों की मांग पूरी हुए इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति दर्ज कराई। इनमें शिक्षकों को ELCL की सुविधा, आधे दिन का अवकाश, मेडिकल की सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती और गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त कर रखने की मांगे शामिल हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।